सलाम। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा 4th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस कोर्स का। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर्स के अंदर, और क्योंकि ये इतना मुश्किल टॉपिक है तो इसलिए बहुत ही कम लोग इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं, और मतलब बहुत ही कम लोग को पता है इन डेप्थ के ये सारी चीज़ें काम कैसे करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है वो सब क्या करते हैं, किस तरह सब मिलके चलते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो इस वजह से हम इतना डीप नहीं जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स है क्या और उनके मेन कंपोनेंट्स क्या है और उनका पर्पस क्या है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज के क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स है क्या। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क ये है कि वो कम्युनिकेशन को मैनेज करे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। इससे मतलब क्या है, अगर मेरा कंप्यूटर का हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल मेरा रैम, मेरा सीपीयू या कोई भी और हार्डवेयर है मेरा कंप्यूटर के ऊपर, मेरा हार्ड ड्राइव, कोई भी और चीज़, अगर वो कम्युनिकेट करना चाहता है मेरा सॉफ्टवेयर से, तो सॉफ्टवेयर से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जूम का एप्लीकेशन है, जूम का एप्लीकेशन कम्युनिकेट करना चाहता है मेरा रैम से या मेरा सीपीयू से, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा। वो कम्युनिकेशन होता ही इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बगैर ये सारे कम्युनिकेशन नहीं हो सकते हैं, और इसका वजह ये है कि कौन सा पाथ जूम का जो एप्लीकेशन है, जब उसको कांटेक्ट करना है कोई भी हार्डवेयर का पार्ट को, सीपीयू, रैम या कोई ऐसी चीज़ को, तो उसको किस पार्ट पे जाके उसको कांटेक्ट करना पड़ता है, किस तरह से कांटेक्ट करता है, ये सारे चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी ये सारी चीज़ें को मैनेज करता है तो उसका मेन टास्क यही है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर या हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर, वो एक मिडिल मैन की तरह बने कि वो उन रिक्वेस्ट को एक दूसरे की तरफ सेंड करे। हार्डवेयर को कोई रिक्वेस्ट है जो उसको सॉफ्टवेयर को भेजना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिक्वेस्ट भेजेगा सॉफ्टवेयर की तरफ, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर को भेज देगा। और अगर सॉफ्टवेयर को कोई चीज़ भेजनी है हार्डवेयर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से वो चीज़ को कलेक्ट करके हार्डवेयर को भेज देगा। तो ये एक कम्युनिकेशन मीडियम है या एक कम्युनिकेशन चैनल है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ही वजह से जो भी हम चीज़ें करते हैं कंप्यूटर के ऊपर डे टू डे बेसिस पे, वो सारे चीज़ें मैनेज हो सकते हैं। जैसे कि इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स, जब हम यूएसबी को प्लग इन करते हैं तो वो क्या करता है, या फॉर एग्जांपल जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग करते हैं, मतलब है कि जूम का एप्लीकेशन भी मैंने खोला है, उसके साथ साथ अपना ब्राउज़र भी खोला है, तो कितना रैम, कितना सीपीयू पावर किस एप्लीकेशन को देना है, ये सारे चीज़ें का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। एरर हैंडलिंग, रियल टाइम रिस्पॉन्स, ये सारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इसका मैनेजमेंट है, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो ये आप पूरा लिस्ट देख सकते हो, राइट पे एक पूरा ग्राफ है, चार्ट है, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है हमारे लिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स ना होते तो एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता और तकरीबन इम्पॉसिबल ही हो जाता हर दिन, मतलब डे टू डे बेसिस पे उसको इस्तेमाल करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही सारी चीज़ें को मैनेज करते हैं, जैसे कि वही ये यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सिक्योरिटी, इंटरप्ट हैंडलिंग, रूटीन्स, रियल टाइम प्रोसेसिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल यूटिलिटीज़, मैनेजमेंट ऑफ यूज़र अकाउंट्स, लोडिंग एंड रनिंग एंड ऑफ एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हो। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का इन शॉर्ट, इन अ नटशेल अगर मैं बताऊँ कि वो क्या करता है, वो एक कम्युनिकेशन चैनल है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सारा प्रोसेसेस को मैनेज करे जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं, जैसे कि ये जो यहाँ राइट पे दिया हुआ है। तो अब अगर हम जाते हैं इंटरप्ट्स एंड बफर्स की तरफ। अब ये इंटरप्ट्स एंड बफर्स क्या है, इंटरप्ट एक सिग्नल होता है जो सीपीयू को सेंड किया जाता है उसका अटेंशन को रिक्वेस्ट करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, या आप इस तरह से समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपना ब्राउज़र खोलना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे अपना ब्राउज़र को भी खोलना है, तो मैं सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल सेंड करूँगा ताकि मैं उसका अटेंशन को अपने पास लाऊँ कि भाई मुझे अभी ये ब्राउज़र खोलना है, तो आप इसके सारे मैनेजमेंट वाले टास्क को अब अभी हैंडल कर लो। अभी मैं ये बटन क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आप 1 मिनट रोक दो, जो भी आप अभी काम कर रहे हो, पहले मेरा काम को ज़रा
ध्यान दो, फिर उसके बाद आप अपना रूटीनली बेसिस वाले काम पे वापस जाना। रूटीनली बेसिस वाले काम कौन से हैं? हमारा कंप्यूटर को चलाना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें वो रूटीन का काम बोला जाता है कि वो हर वक्त होता ही रहता है। जो भी आप कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, ये चीज़ें साइड में होता ही रहता है। तो वो अपना यूजुअल काम को छोड़ के आपका एक एप्लीकेशन खोलेगा, आपका एक प्रोसेस रन करेगा। तो ये रिक्वेस्ट भेजने के लिए कि भाई 1 मिनट अपना काम को रोक दो और मेरा ये चीज़ कर लो, तो उसके लिए हमको एक इंटरप्ट सिग्नल भेजना पड़ता है। और इंटरप्ट सिग्नल की ये एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंटरप्ट सिग्नल सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर ही सेंड करता है सॉफ्टवेयर को, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब हार्डवेयर सेंड करता है इंटरप्ट सिग्नल ओएस को, मोस्ट लोग यही समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर ही ये चीज़ नहीं करता है, सॉफ्टवेयर्स भी बहुत दफ़ा वो भी ओएस को इंटरप्ट सिग्नल सेंड करता है। तो ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। तो अगर हम बात करें अभी बफर का, तो बफर क्या है? बफर एक मेमोरी एरिया है डिवाइस के अंदर, आपका कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा एरिया है मेमोरी का, जो टेम्परेरी है। उसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, और वो कॉम्पेंसेशन के लिए यूज़ होता है जब भी आपके कंप्यूटर पेरिफेरल्स प्रोसेसर से ज़्यादा स्लो होते हैं। अब इससे मेरा मतलब क्या है? या आप इस तरह से समझो कि अगर मैं बोलूँ कि मैं USB 1.1 को यूज़ कर रहा हूँ, हमने USB 1.1, USB 2.0 और USB 3.0 इन तीनों को हमने लास्ट फ्यू क्लासेस में कवर किया था। आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। तो ये जो USB है हमारे पास, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये स्पेशल कोड्स या स्पेशल वर्जन्स को यूज़ करता है, 1.0, 2.0, 3.0। तो ये जो कोड्स है या ये जो वर्जन्स है, ये इनके अलग अलग स्पीड्स हैं, इनके जो वर्किंग मेथड्स है, ये जितना डाटा को हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं। तो डेफिनेटली जो बेस्ट वर्जन है, जो मोस्ट बेस्ट वर्किंग वर्जन है, जिसका स्पीड भी सबसे अच्छा है, जिसका एक्यूरेसी भी सबसे अच्छा है, वो होगी USB 3.0। तो वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा वर्जन की बात करूँ जैसे USB 1.1, बहुत ही पुराना हो गया, समझो कि आजकल कोई इस्तेमाल करता ही नहीं है। तो ऐसा USB वर्जन के अंदर फिर ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को प्लग इन करते हैं अपना कंप्यूटर के अंदर, जो USB 1.1 को यूज़ करता है, USB वर्जन 1.1 को यूज़ करता है, तो उसमें फिर ऐसा होता है कि ऑब्वियसली क्योंकि वो कंप्यूटर अगर बना हुआ है USB 2.0 और USB 3.0, और अगर हम प्लग इन करते हैं USB 1.1 तो चलेगा तो सही, लेकिन फिर भी उसका जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, प्रोसेसर से भी ज़्यादा स्लो होगा। तो जब कोई ऐसा चीज़ को प्लग इन करते हैं या जब कोई ऐसा चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं जिसका स्पीड प्रोसेसर से ज़्यादा स्लो है, तो हम बफर को यूज़ करते हैं ताकि वो कॉम्पेंसेट हो जाए। और कॉम्पेंसेटिंग से फ़ायदा क्या होगा? कॉम्पेंसेटिंग होने की वजह से अब प्रोसेसर अपना ध्यान को एक दूसरा चीज़ पे डाल सकता है, क्योंकि अगर वो उसी टास्क में ही उसी टास्क के लिए रुकेगा जो अभी देर लगेगा, जो स्लो टास्क है, तो उसमें फिर उसका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए वो मल्टीटास्किंग करने के लिए वो एक बफर को असाइन करेगा उस एप्लीकेशन के लिए, और फिर उसके बाद वो अपना दूसरा काम की तरफ ध्यान देगा जिसको अभी इमीडिएट नेसेसिटी है उसका। तो ये है हमारे इंटरप्ट्स एंड बफर्स के पर्पसेस और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम इनको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ दें तो ये ग्राफ है मेरे पास राइट में, तो ये मैं बता देता हूँ। अब हम शुरू यहाँ से कर देते हैं, एनी डाटा टू सेंड टू द प्रिंटर। अब ये एक पूरा प्रिंटिंग का प्रोसेस है। अगर हमें एक पेपर को प्रिंट करना है तो ये सब होता किस तरह से? सबसे पहले तो कोई डाटा है जो हमें प्रिंटर को सेंड करना है, मतलब है कि हमें कोई चीज़ को प्रिंट करनी है। अगर नो तो फिर प्रोसेसर अपना बाकी के टास्क के साथ कंटिन्यू करता है। अगर येस तो फिर डाटा जो डॉक्यूमेंट के अंदर है वो प्रिंटर को सेंड होता है तो कंप्यूटर मेमोरी से, मतलब है कि जो भी मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है मुझे उसको प्रिंट करना है तो मेरा कंप्यूटर मेमोरी से निकाल के वो चीज़ प्रिंटर को सेंड किया जाता है। लेकिन ये चीज़ होगा बफर के थ्रू, क्योंकि मेमोरी सेंडिंग जो है, जब हम डाटा को सेंड करते हैं तो डाटा सेंडिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेसर का एक्चुअल वर्किंग स्पीड से ज़्यादा स्लो है। इसलिए टाइम सेव करने के लिए हम यहाँ एक बफर को इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद जब आपका कंटेंट्स आ जाता है, तो जब आपका बफर कंटेंट जो है वो एम्प्टी हो जाता है और जो डाटा है डॉक्यूमेंट के अंदर वो प्रिंट हो जाता है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कि बफर असल में है इस तरह की चीज़ कि वो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है या एक टेम्परेरी मेमोरी एरिया है डिवाइस के ऊपर, जिससे स्लोली वो डाटा लिया जाएगा और फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यही डाटा प्रोसेसर से स्लोली लिया जाए तो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो इस टास्क को बफर को असाइन करेगा। तो जब
बफर का सारा कंटेंट्स एम्प्टी हो जाएगा, तब जो एक्चुअल प्रिंटिंग है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो एम्प्टी हो जाएगा बफर, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक और सवाल है, क्या जितना भी डाटा आपको सेंड करना था प्रिंटर को वो सब सेंड हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो जब तक प्रोसेसर अपना दूसरा काम को निपटाता है बफर एम्प्टी होता जाएगा, मतलब एम्प्टी होता जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसका जो एम्प्टी होने का प्रोसेस है या जो डाटा को सेंड होने का प्रोसेस है वो प्रोसेसर का स्पीड से ज़्यादा स्लो है। क्योंकि वो ज़्यादा स्लो है इसलिए प्रोसेसर तो अपना टाइम को वेस्ट नहीं करेगा इसी चीज़ पे ही ध्यान देके, तो वो इसको असाइन कर लेगा किसी और को, एक बफर को, और फिर वो खुद ही अपना कोई और काम करना शुरू करेगा। तो ये चलता रहेगा जब तक बफर एम्प्टी ना हो जाए। जब बफर एम्प्टी होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सारा डाटा प्रिंटर को सेंड हो गया है, मतलब है कि यस सारा डाटा सेंड हो गया है। फिर जब हमारा डाटा प्रिंट हो जाता है फिर उसके बाद हमारा बफर एम्प्टी हो जाता है और उसके बाद एक इंटरप्ट सिग्नल सेंड होता है प्रोसेसर को। मतलब है कि जब हमारा सारा डाटा प्रिंट हो जाता है और जब हमारा प्रिंटर का काम ख़त्म हो जाता है, हमारा बफर खाली हो जाता है, फिर उसके बाद एक इंटरप्ट सिग्नल सेंड होता है प्रोसेसर को कि अभी ये मेरा प्रिंटिंग टास्क को ध्यान दे, तो देखो कि ये प्रिंटिंग टास्क अभी ख़त्म हो गया है। तो ये सिग्नल जो है ये सेंड हो जाता है और फिर उसके बाद ये जो भी और डाटा अभी रह गया है, फॉर एग्जांपल आपको अगर एक से ज़्यादा पेज को प्रिंट करना है तो जो करंट टास्क है वो सस्पेंड हो जाता है और इंटरप्ट सर्विस हो जाता है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोसेसर फॉर एग्जांपल कोई और बैकग्राउंड टास्क अभी कर रहा है और इंटरप्ट आ गई प्रिंटर की तरफ से कि भाई मेरा ये एक पेज का प्रिंटिंग हो गया है, तो फिर उसके बाद इंटरप्ट सिग्नल सेंड होगा प्रोसेसर को और प्रोसेसर जो है वो फिर से एक नया बफर को असाइन करके जो दूसरा पेज का डाटा है, फॉर एग्जांपल हमें 3 पेजेस को प्रिंट करने हैं, तो अब पहला पेज तो प्रिंट हो गया लेकिन अब वो दूसरा पेज का जो डाटा है वो एक और बफर में फिल करेगा और फिर उसके बाद वो प्रिंटर को दे देगा। तो इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट सर्विसिंग के CPU या प्रोसेसर अपने टास्क को रोक के इसका टास्क को पूरा कर लेता है, प्रिंटिंग का टास्क को, और जैसे ये टास्क ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद प्रोसेसर फिर से अपना काम को कंटिन्यू कर लेता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो इस तरह से हम बफर्स और इंटरप्ट्स को साथ साथ इस्तेमाल करते हैं CPU का अटेंशन हासिल करने के लिए। और जब CPU एक दफ़ा हमारा टास्क को एग्जामिन करके डिसाइड करता है कि इस टास्क के लिए मेरा कांस्टेंट सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक बफर को असाइन करके वो अपना काम पे लग जाता है। फिर जब वो टास्क ख़त्म होता है तो आप वापस देखता है अच्छा भाई ख़त्म हो गया, अब क्या करना है। तो इस तरह से चलता रहता है। तो ये हो गया इंटरप्ट्स एंड बफर्स। अब हम पढ़ते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। अब पहली दफ़ा जब कंप्यूटर्स आया था 1970s या 80s में, तो उस वक्त कंप्यूटर्स चलते इस तरह से थे कि जब वो ऑन होते थे उनको चलने के लिए डाटा फीड करना पड़ता था कंटिन्यूअसली। अब इससे मेरा मतलब क्या है, या आप इस तरह से समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर अभी चलेगा 8 घंटे के लिए, वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा प्रोसेस कर रहा है जिसमें 8 घंटे लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर अपना एक स्टोरेज का चीज़ होगा कि वो अपने हिसाब से जब भी चाहे डाटा लेते रहेगा। इसमें इस तरह से होता है जो पहले ज़माने के कंप्यूटर्स थे कि आपको कॉन्स्टेंटली डाटा फीड करना पड़ता था, तो आपको 8 घंटे तक एक तरह से आपको उसको मुसलसल डाटा खिलाना पड़ता था, मुसलसल एक के बाद एक। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि 1970s और 1980s में तो वो वुड के पीसेस यूज़ होते थे जिसके अंदर होल्स होते थे, वो मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन इस तरह के कार्ड्स यूज़ होते थे कंप्यूटर्स का प्रोग्रामिंग और इस सब के लिए। तो जब तक वो कंप्यूटर रन कर रहा होता था 8 घंटे तक, तब तक उसके पास वो कार्ड्स मौजूद होने चाहिए, तब तक वो कार्ड्स वो मतलब खाता रहेगा, एक के बाद एक कार्ड वो खाता रहेगा। तो मेरा मतलब ये है कि जो भी आपको डाटा देना है कंप्यूटर को वो 1 बाय 1 लेगा और आप उसको कंटिन्यूसली देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा सारा डाटा दे दी फिर वो अपने हिसाब से करता रहेगा 8 घंटे तक, नहीं। जैसे ही वो अपना पहला पीस ऑफ डाटा का प्रोसेस ख़त्म करे आपको उसको दूसरा पीस देना है, फिर तीसरा पीस, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको कॉन्स्टेंटली उसको बस एक तरह से खाना या डाटा उसको खिलाना ही पड़ता था जब तक कंप्यूटर ऑन हुआ है तब तक, या जब तक उसका प्रोसेस चल रहा है तब तक। तो वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर ने इस पूरा चीज़ को ही बदल दी। किस तरह से? अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर मेमोरी स्टोरेज का ऑप्शन आ गया है। मतलब है कि हम एक दफ़ा
सारा डाटा को एक साथ दे सकते हैं कंप्यूटर को, फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से अपना मेमोरी स्टोरेज से डाटा लेता रहेगा जब भी उसको ज़रूरत होगी। तो हमारा काम ख़त्म हो गया, हमें उसको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वही कंप्यूटर है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो अब अपना डाटा को स्टोर कर सकता है खुद ब खुद। हमें बार बार उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि अभी किस तरह हो रहा है और ये सब ये करने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो प्रोग्राम्स एंड डाटा को होल्ड करता है मेमोरी के अंदर, और जो डाटा है वो मेमोरी यूनिट एंड प्रोसेसर के बीच में मूव करता है जब भी उसको चाहिए हो। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि मेमोरी यूनिट के अंदर वो जो एक मेमोरी का पीस है, आप अपना रैम समझो या हार्ड ड्राइव समझो या SSD समझो, तो वो हमारा डाटा को होल्ड करता है। और जब भी उस डाटा की ज़रूरत होती है तो प्रोसेसर जो है वो उसको मेमोरी यूनिट मतलब है कि रैम का स्टिक से या हमारा हार्ड ड्राइव या SSD से उसको निकालता है और प्रोसेस करता है जब भी उसको ज़रूरत हो तब। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कि हर चीज़ कंप्यूटर खुद ही करेगा, हमें बार बार हर चीज़ को देखना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो जब हम बात करते हैं डाटा बसेस का, अब ये डाटा बसेस क्या है? अब जब हम कंप्यूटर को डाटा फीड करते हैं तो वो तो फिर इसी तरह से होता है कि हमें ही सारा डाटा को देना पड़ता है। तो हम ही एक के बाद एक कार्ड उसको देते रहते हैं, क्योंकि उस ज़माने में कार्ड्स यूज़ होते थे। कार्ड्स के ऊपर फिज़िकल वुडन कार्ड्स के ऊपर पंच होल्स लिखा हुआ होता था, मतलब वाकई में फिज़िकल होल्स होते थे, और वो होल्स के हिसाब से वंस और ज़ीरोज़ को डिटेक्ट करता था। जहाँ होल है उसको हम बोलते हैं 1, जहाँ नहीं है उसको हम बोलते हैं 0, और फिर वो इस तरह से बाइनरी को इंटरप्रेट करता था और फिर वो इस तरह से वो अपना सारा कॉम्प्यूटेशंस करता था। तो ये मैंने आपको थोड़ा बैक स्टोरी बता दिया है, लेकिन जो एक्चुअल वुडन कार्ड्स है, जो फिज़िकल कार्ड्स है, वो तो हमें ही देना पड़ता था ना, वो तो हमें ही उसको एक तरह से खिलाना पड़ता था, एक के बाद एक कार्ड को हमें डालना पड़ता था। तो डाटा बसेस में अब क्योंकि हमारा मेमोरी यूनिट आ गया है, रैम का पीस या हार्ड ड्राइव का पीस या SSD का पीस, जहाँ सारा डाटा है, तो वो खुद ब खुद सेंड होगा ना प्रोसेसर को। लेकिन ये सेंड कैसे होगा? जब फिज़िकल था तब तो हम अपना हाथ से ही कार्ड को इंसर्ट करते थे और फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता था, लेकिन अब ये खुद से कैसे होगा? खुद से भी तो कोई चीज़ चाहिए ना जिससे डाटा सेंड हो सके। तो ये चीज़ जो है इसको हम बोलते हैं डाटा बसेस। डाटा बसेस का यूज़ ये है कि वो डाटा को मूव करते हैं मेमोरी यूनिट और प्रोसेसर के बीच में, मतलब है कि रैम या हार्ड ड्राइव से निकाल के डाटा निकाल के प्रोसेसर को सेंड करता है प्रोसेसिंग के लिए। तो डाटा बसेस की भी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस बस, फिर उसके बाद आपका डाटा बस, और फिर उसके बाद आपका कंट्रोल बस। तो ये 3 तरह के बसेस हैं, मतलब है कि ये 3 तरह के पाथ्स हैं जिससे आप अपना डाटा को, या 3 वेज़ है जिससे आप अपना डाटा को सेंड कर सकते हो मेमोरी यूनिट और प्रोसेसर के बीच में। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है ये हम ज़रा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास एड्रेस बस है, डाटा बस है और कंट्रोल बस है, पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं एड्रेस बस से, तो एड्रेस बस क्या करता है? एड्रेस बस हमारे सिग्नल्स को कैरी करता है जो एड्रेसेस से रिलेट होता है। अब एड्रेसेस क्या होते हैं हम आगे जाके थोड़ा और देखेंगे, लेकिन एड्रेसेस आप इन शॉर्ट इस तरह से समझो कि एड्रेसेस आपके मेमोरी के लोकेशंस होते थे। कि फॉर एग्जांपल मेरा ये वर्ड डॉक्यूमेंट इस एड्रेस ऑफ मेमोरी के अंदर लोकेटेड हुआ है, कि मेरा हार्ड ड्राइव है, उस हार्ड ड्राइव के अंदर कितने हज़ारों फाइल्स और फोल्डर्स है, मेरा जो ये वाला वर्ड डॉक्यूमेंट है वो किस जगह पे है, तो वो उस वर्ड डॉक्यूमेंट का एड्रेस बोला जाता है। तो एड्रेस बस जो है वो सिग्नल्स कैरी करता है जो एड्रेसेस से रिलेटेड होता है, मतलब है कि वो प्रोसेसर और मेमोरी को वो उनके दरमियान शेयर करता है कि ये जो फाइल की ज़रूरत है या ये जो डाटा की ज़रूरत है ये किस एड्रेस के ऊपर लोकेटेड हुआ है। और इसका जो डायरेक्शन है वो है यूनी डायरेक्शन, मतलब है कि ये सिग्नल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही ट्रैवल हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास है डाटा बस। डाटा बस जनरल डाटा को, मतलब ये तो हमने एड्रेसेस को सेंड की ना, कि मतलब हमारा डाटा का लोकेशन क्या है, लेकिन फिर जो असली डाटा मौजूद है उस एड्रेस के अंदर उसको भी तो सेंड करना है ना। तो उसको सेंड करने के लिए हम डाटा बसेस को यूज़ करेंगे। तो डाटा बसेस जो है वो असली डाटा को सेंड करता है प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट के बीच में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के भी बीच में। कि मतलब मैंने अपना USB अंदर डाल दी तो जाहिर सी बात है कि उससे डाटा रीड करना है, तो उससे डाटा रीड करके प्रोसेसर तक पहुँचाएगा। तो USB भी एक तरह का मेमोरी यूनिट हम बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, क्योंकि वो हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो इंटरनली हमारा हार्ड ड्राइव या हमारा रैम की तरह मौजूद नहीं है।
तो डाटा बसेस का भी जो डायरेक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शन का मतलब है बोथ डायरेक्शंस, मतलब है कि हम प्रोसेसर से मेमोरी यूनिट तक भी भेज सकते हैं डाटा, और मेमोरी यूनिट से भी डाटा प्रोसेसर तक हम डाटा भेज सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका वजह यह है कि डाटा तो ज़ाहिर सी बात है कि कभी प्रोसेसर को चाहिए होगा हमारा रैम से, या कभी प्रोसेसर को कोई डाटा हमारा राइट करना पड़ेगा रैम या हार्ड ड्राइव के अंदर, तो उस राइटिंग के लिए हम डाटा बसेस को इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आखिरी चीज़ का, कंट्रोल बसेस। कंट्रोल बसेस सिग्नल्स को कैरी करते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से लिंक्ड है। तो जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ है कंप्यूटर के अंदर, वो उस सब को हैंडल करता है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, या आप इस तरह से समझो कि प्रोसेसर या मेमोरी यूनिट बोलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से बोल देता हूँ कि प्रोसेसर को अभी मेरा मेमोरी यूनिट से, मेरा रैम से अभी ये डाटा चाहिए, तो सबसे पहले वो अपना सारा एक्टिविटीज़ देखेगा कि मतलब अभी क्या हो रहा है, मैं अभी इस डाटा को रिसीव कर सकता हूँ या मैं अभी थोड़ी देर तक रुक जाऊँ जब मेरे पास वो एक तरह से जब मेरा दूसरा हाथ फ्री हो जाए ताकि मैं इस डाटा को भी ले सकूँ। तो वो उसका जो भी प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ये भी देखना होता है कि मेमोरी यूनिट का भी या रैम स्टिक का भी या हार्ड ड्राइव का भी एक स्पेसिफिक रीड एंड राइट स्पीड्स होता है कि मतलब इससे ज़्यादा फास्ट वो रीड एंड राइट कर नहीं सकता है, या फिर वो इससे ज़्यादा एप्लीकेशंस को एक साथ डाटा नहीं भेज सकता है या नहीं ले सकता है। तो उसका भी एक लिमिट होता है मेमोरी यूनिट का। तो ये सारी चीज़ें को माइंड में रख के प्रोसेसर प्लान करता है, कंट्रोल करता है कि कब किस वक्त हमें डाटा को भेजना है या कब किस वक्त हमें मेमोरी यूनिट को बोलना है कि अभी आप मुझे अपना इस एड्रेस का डाटा को भेज दो। तो यही है इसका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले तो कंट्रोल बस यूज़ होगा ये देखने के लिए कि अभी डाटा सेंड हो सकता है या नहीं। फिर उसके बाद एड्रेस बस सेंड होगा जिससे पता चलेगा कि वो डाटा किस एड्रेस पे है, और फिर उसके बाद डाटा बस सेंड होगा कि हम अपना डाटा को कलेक्ट कर लें, और फिर इसके बाद हमारा कंट्रोल बस एक बार फिर सेंड होगा ये बताने के लिए कि अभी हमारा डाटा कलेक्शन, डाटा रीडिंग, डाटा राइटिंग जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो हो गया है। और ये भी यहाँ देखने को मिलता है कि यूनी डायरेक्शनल कंट्रोल बस जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब है कि वो डाटा को एक ही डायरेक्शन के अंदर ही सेंड करता है, जिस तरह एड्रेस बस भी डाटा को एक ही डायरेक्शन में ही सेंड करता है या सिग्नल को एक ही डायरेक्शन में सेंड करता है। तो ये हमने देख लिया है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो हार्ड ड्राइव, एसएसडी और इस तरह की चीज़ें में, और आपको कॉन्स्टेंटली फीड नहीं करना पड़ता है अपना कंप्यूटर को। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एड्रेसेस और रजिस्टर्स। अब हम डीपली देख लेते हैं कि एड्रेसेस है क्या, किस तरह होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो एड्रेसेस जो होते हैं वो आपका मेमोरी के अंदर लोकेशंस होते हैं। एड्रेस आर लोकेशंस ऑफ डाटा इन मेमोरी। जिस तरह मैंने अभी बताया, अगर आपका मेमोरी यूनिट के अंदर या आपका रैम स्टिक के अंदर या कोई भी मेमोरी यूनिट के अंदर अगर मुझे ये वर्ड डॉक्यूमेंट से डाटा हासिल करना है, तो किस जगह, मतलब इस मेमोरी यूनिट के अंदर किस जगह पे ये डाटा मौजूद है, तो वो एड्रेस बोला जाता है, वो डाटा का एड्रेस बोला जाता है या उसका लोकेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले यही होता है एड्रेसेस, आपका जिस जगह पे डाटा लोकेटेड हुआ होता है मेमोरी यूनिट के अंदर, वो आपका डाटा का एड्रेस बोला जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स जो है वो हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज़ है एक कंप्यूटर के अंदर, और जितना भी डाटा है उस सब को एक रजिस्टर के अंदर रिप्रेजेंट होना पड़ता है प्रोसेसिंग होने से पहले। अब इससे मेरा मतलब क्या है, ये आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हो कि आपका रैम या मेमोरी स्टिक के अंदर या मेमोरी यूनिट के अंदर, कोई भी मेमोरी यूनिट के अंदर, हार्ड ड्राइव, रैम जो भी है, उसके अंदर आपके पास रजिस्टर्स मौजूद है। वो कुछ हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज़ है, वो कुछ एरियाज़ है जिसमें स्टोरेज जो है वो बहुत ही हाई स्पीड में हो सकता है, रीडिंग एंड राइटिंग बहुत ही हाई स्पीड में हो सकता है। और जितना भी डाटा है वो बाहर भेजने से पहले, मतलब है कि प्रोसेसर को भेजने से पहले उसको एक रजिस्टर में डालना पड़ता है, फिर रजिस्टर के साथ उसको भेजना पड़ता है, वरना सीपीयू को समझ नहीं आएगा कि इसको प्रोसेस कैसे करें। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई जर्मन को उर्दू समझ में आएगा, ज़ाहिर सी बात है कि उसको समझ नहीं आएगा, तो पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा जर्मन में, फिर जाके उसको समझ में आ जाएगी उर्दू। तो इसी तरह से पहले एक रजिस्टर में हमें अपना डाटा को डालना पड़ता है, वरना प्रोसेसर इसको समझ नहीं सकता है, इसको प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो रजिस्टर्स के भी 5 तरीके होते हैं, हर तरह का रजिस्टर अलग अलग चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो 5 तरह के रजिस्टर्स है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर। सबसे पहले मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या MAR, फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR, फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या ALU, फिर प्रोग्राम काउंटर या PC, और आखिर में करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या CIR।
तो प्रोसेसर जो है वो आपका ALU को इंक्लूड करता है। तो प्रोसेसर आपका ALU वाला जो रजिस्टर है वो उसको इंक्लूड करता है, मतलब कंटेन करता है। फिर हमारा मेमोरी यूनिट के अंदर हमारे पास दो और रजिस्टर्स मौजूद है, MAR और MDR का। फिर कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे पास बाकी के दो मौजूद है, PC और CIR। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की बात करें, फिर अगले 2 स्लाइड्स में हम जाके देखेंगे कि ये MAR, MDR, PC और CIR इसका मतलब क्या है, ये किस जगह में यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के बारे में देखते हैं कि ALU का क्या फंक्शन है, ALU रजिस्टर का क्या फंक्शन है। तो ALU जो है, ALU रजिस्टर, उसका फंक्शन ये है कि वो सारा मैथमेटिकल प्रोसेसेस को प्रोसेस करता है, जैसे कि प्लस माइनस या जो भी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसको क्यों करना पड़ता है? अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बाइनरी कैसे चलता है, ज़ीरोज़ और वन से चलता है। अब अगर कोई एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल समझता हो, या कोई एप्लीकेशन डाइनरी को समझता हो, या कोई अगर ऐसी चीज़ हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें बाइनरी को उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत ही फास्ट करना पड़ता है। और इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल पल्सेज है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है आपके कंप्यूटर के अंदर, उनको भी तो ट्रांसलेट करना है, 0 1 0 1, फिर इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ता है, ये 0 1 का मतलब क्या है हेक्साडेसिमल में या कोई और चीज़ के अंदर। तो ये जो सारा कैलकुलेशंस होता है, इस सब का काम ALU को जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को जाता है। तो प्रोसेसर जो है वो ALU को कंटेन करता है ताकि वो इस सारी चीज़ें को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट कर ले, जल्द से जल्द प्रोसेस कर सके। और अब हम देखते हैं मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट्स के बारे में। मेमोरी यूनिट्स क्या है? वो एड्रेसेस और उसका डाटा के साथ मेडअप हुआ है। हमने पिछली स्लाइड में यहाँ देखा है एड्रेसेस एंड रजिस्टर्स के बारे में, लेकिन मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट्स क्या होता है? मेमोरी का जो यूनिट होता है, ये वही मेमोरी यूनिट्स है, रैम का स्टिक, हार्ड ड्राइव, ये क्या होते हैं? ये मेमोरी यूनिट्स होते क्या है? मेमोरी यूनिट्स के अंदर आपका एड्रेसेस होता है और आपका डाटा होता है, और फिर उसके अंदर आपके रजिस्टर्स भी मौजूद होते हैं। और ये इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ होता है कि हर एड्रेस जो है वो एक नया लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है मेमोरी मैप के अंदर। मतलब है कि ईच एड्रेस जो है वो एक नया पीस ऑफ डाटा के साथ अटैच्ड हुआ है, पेयर्स बने हुए हैं, तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट्स जो है वो हमारे सारे एक्चुअली उससे पहले हम देख लेते हैं ये राइट पे कि मतलब ये मेरा एग्जांपल क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेसर बोलता है मेरा रैम को कि या मेरा मेमोरी यूनिट को कि आपके अंदर जो ये वाला वर्ड डॉक्यूमेंट है ये किस एड्रेस पे मौजूद है, तो मेमोरी यूनिट बोलेगा प्रोसेसर को कि ये डाटा मेरे पास मौजूद है एड्रेस नंबर 11110000 के ऊपर, और आप ये इधर देख सकते हो। तो अब प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर उसी एड्रेस के ऊपर जाएगा, उसी लोकेशन के ऊपर जाएगा। जिस तरह रियल लाइफ में हम किसी लोकेशन के ऊपर जाते हैं ताकि हम उसका बिल्डिंग तक पहुंच सकें, या जो भी हमें काम करना है उस जगह में वो हम कर सकें। तो जो काम हमें करना है वो आप एक तरह से वो आपका डाटा है एक तरह से, और जिस जगह पे आपको वो काम करना है वो आपका एड्रेस बोला जाएगा या आपका लोकेशन बोला जाएगा। तो प्रोसेसर जब उसको एड्रेस पता चल जाएगा वो उस लोकेशन या उस एड्रेस के ऊपर जाएगा 11110000, और फिर उसके बाद वो उसमें से जो भी डाटा है वो उसको कलेक्ट करेगा। तो मेरे पास इस एड्रेस के अंदर ये वाला कंटेंट मौजूद है, ये वाला डाटा मौजूद है 01110010, तो वो उसको कलेक्ट करेगा। तो इस तरह से एड्रेसेस और उसका जो भी डाटा कंटेंट हुआ है, इस तरह ये सारी चीज़ें साथ साथ में काम करते हैं। तो मेमोरी यूनिट्स इन्हीं एड्रेसेस और कंटेंट्स मतलब इन्हीं एड्रेसेस और डाटा के साथ बना हुआ है, जहाँ ईच एड्रेस एक उसका जो जहाँ ईच एड्रेस आपका मेमोरी का डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब है कि ईच पार्ट ऑफ योर मेमोरी आपका एक एड्रेस के साथ असाइंड हुआ है। तो उसको पूरा नेविगेट करने के लिए, हमारे मेमोरी यूनिट को नेविगेट करने के लिए हमें एड्रेसेस की ज़रूरत है, वरना हम एक तरह से गुम हो जाएंगे, जिस तरह रियल लाइफ में भी होते हैं। गूगल मैप्स नहीं है तो बंदा गुम हो जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है। रैम के अंदर या कोई भी मेमोरी यूनिट के अंदर भी बंदा तो खैर नहीं, कंप्यूटर या प्रोसेसर गुम हो सकता है। तो इसलिए एड्रेसेस की ज़रूरत है ताकि हम डाटा को ढूंढ सकें। और ये सारी चीज़ आप देख सकते हो कि इस तरह से मैप भी हुआ है पेयर्स में। तो ये जो येलो में हाईलाइटेड हुआ है ये सारी पेयर्स हैं, लेकिन ये तो ऐसे ही हाईलाइटेड किया हुआ है कि ये उसका एड्रेस है और ये उसका वैल्यू है, ये एड्रेस है और ये वैल्यू है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हो गया मेमोरी यूनिट्स। लेकिन कंट्रोल यूनिट्स क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट्स हमारे सारे मेमोरी के ऑपरेशंस और प्रोसेसर के ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऑपरेशंस, जो भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेशंस है वो उन सबको कंट्रोल करता है। तो ये कैसे होता है? कंट्रोल यूनिट जो है वो इस सारा ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है।
और कैसे करता है ये? सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है कि प्रोसेसर बोलता है कि भाई मुझे अभी ये वाली चीज़ करनी है, तो उसने इंस्ट्रक्शंस भेज दी, तो वो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट रीड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद वो सिग्नल्स, मतलब है कि बसेस के थ्रू, जो सिग्नल बसेस है कंट्रोल बस के थ्रू, वो कंट्रोल बस के थ्रू ये सारे सिग्नल्स को भेजेगा अप्रोप्रिएट कंपोनेंट्स को। तो इसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली समझा देता हूँ। ये आप इस तरह से समझो कि फॉर एग्जांपल मेरा प्रोसेसर को अभी मेरा रैम से कुछ डाटा चाहिए, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लेगा प्रोसेसर से कि मैं चाहता क्या हूँ, फिर उसके बाद वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद वो रैम को सेंड करेगा ताकि वो अपना डाटा को प्रोसेसर को दे दें। तो इस तरह से ये हमारा कंट्रोल यूनिट है, ये सारा डाटा का सेंडिंग को, कम्युनिकेशन को, इस सबको कंट्रोल करता है, सबको सिंक्रोनाइज रखता है। तो हमारा जो मेमोरी यूनिट है वो हमारा MAR और MDR रजिस्टर्स को कंटेन करता है। वो हमारा मेमोरी यूनिट के अंदर ये MAR और MDR मौजूद है, और हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे पास PC और CIR के रजिस्टर्स मौजूद हैं। अब इनके मतलब क्या है, अगर हम पहले स्लाइड में जाके देखते हैं, MAR का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब एड्रेस के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, मेमोरी यूनिट्स के अंदर एड्रेसेस होते हैं, तो MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये वो रजिस्टर होता है जहाँ सारे एड्रेसेस जो है वो स्टोर हो जाता है। कि मैं बोलूँ कि प्रोसेसर को अभी ये डाटा लेना है, तो वो जो एड्रेस है उस डाटा का वो जाके MAR में स्टोर हो जाता है, और फिर उसके बाद वो डाटा भी एक और रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाता है जो प्रोसेसर को अभी ज़रूरत है। वो कहाँ स्टोर होता है? वो हमारा दूसरा रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR और मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, और ये दोनों चीज़ें को मिला के हमारा एक पूरा डाटा का नेविगेशन बनता है, या एक हमारा पूरा लोकेशन का नेविगेशन बनता है, जिससे फिर हम डाटा भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर प्रोसेसर को अभी मेरा ये वर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो उस वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एड्रेस है वो हमारा MAR रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, और जो उसका डाटा है वो हमारा MDR रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, और फिर प्रोसेसर हमारा MAR और MDR रजिस्टर्स के अंदर जाके वो डाटा को ले लेगा। तो फिर वो रजिस्टर्स जो है वो एम्प्टी हो जाएंगे, और फिर अगर बाद में कभी प्रोसेसर फिर से एक फ़ाइल के लिए मांगता है, तो उसका सारा डाटा फिर से उस रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा ताकि प्रोसेसर उसको एक्सेस कर सके। तो ये इस तरह से चलता है। तो ये तो हमने देख ली मेमोरी यूनिट्स के बारे में, और समझ भी आ रहा है MAR और MDR एड्रेस और डाटा समझ आ रहा है कि इनका मतलब क्या है, इनका पर्पस क्या है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट्स का, कंट्रोल यूनिट्स जो है उसमें हमारा दो रजिस्टर्स मौजूद है, प्रोग्राम काउंटर और करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर जो है वो बेसिकली एक काउंटर की तरह काम करता है, कि जैसे 1 2 3 4 जो काउंट करता है, वो ये काउंट करता है कि हमारे प्रोसेस के अंदर अभी कितने स्टेप्स बाकी है या कितने स्टेप्स अभी तक हो चुके हैं। मतलब है कि वो सारे काउंटिंग रिलेटेड प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है, और इसलिए वो हमारा कंट्रोल यूनिट से जुड़ा हुआ है। हमारा कंट्रोल यूनिट एक तरह से हर चीज़ को मैनेज करता है, कौन सा डाटा किस वक्त कब यहाँ से किधर, मतलब किधर से किधर जा रहा है, ये सारा मैनेजमेंट इसी को ही करना पड़ता है। इसलिए फिर वो काउंट भी करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि डाटा कितना जा रहा है, कितना बिट्स कितना बाइट्स जा रहा है, कितना बिट्स और बाइट को सेंड होना चाहिए, फिर यहाँ इसको रोकना चाहिए। तो ये सारा जो भी काउंटिंग है और ये जो सारा मैनेजमेंट है, ये हमारा PC रजिस्टर या हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर मैनेज होता है। और हमारा जो CIR या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसके अंदर हमारा करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्रोसेस है जो कंट्रोल यूनिट अभी मैनेज कर रहा है, और उस प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स है, तो उसने ये सोचा है कि जैसी मेरा प्रोग्राम काउंटर जैसी मेरा PC 5 पे पहुँचेगा, मतलब है कि 5 स्टेप्स हो गए, तब मैं इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर लूँगा, मतलब है कि मैं बंद कर लूँगा। तो वो किस तरह से करेगा? सबसे पहले आ गया पहला प्रोसेस। जो पहला प्रोसेस है वो कंट्रोल यूनिट का CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। मतलब है कि जो अभी हम करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस करंट इंस्ट्रक्शन को हम रन कर रहे हैं, वो उसको स्टोर करेगा। फिर उसके बाद जब वो हो गया तो वो उसको निकाल देगा और PC को, प्रोग्राम काउंटर को +1 करेगा।
फिर उसके बाद वो एक दूसरा इंस्ट्रक्शन को लोड करेगा, उसी प्रोसेस का ही दूसरा इंस्ट्रक्शन लोड करेगा। फिर जब वो हो जाएगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा और फिर प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक और +1 हो जाएगा, तो फिर 2 हो गया। इस तरह होगा 3 4, जब 5 पे पहुँचेगा तो हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी डाटा है वो सारा डाटा सेंड हो जाएगा आउटपुट को। तो इस तरह से सब होता है। तो इसलिए हमने देख लिया है कि हमारा प्रोसेसर क्यों हमारा ALU रजिस्टर को कंटेन करता है, हमारा मेमोरी यूनिट क्यों हमारे MAR और MDR रजिस्टर को कंटेन करता है, और लास्टली हमारा कंट्रोल यूनिट क्यों हमारा PC और CIR को कंटेन करता है। तो अब हमने पांचों रजिस्टर के हमने फंक्शंस देख लिया है और उनको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी जोड़ दिया है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट का एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हमने ये जोड़ दिया है। तो अब हमें इन पाँचों रजिस्टर्स का फंक्शंस पता है और ये कैसे काम करते हैं। तो अब हम आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, फेच एग्जीक्यूट साइकिल। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एक कंप्यूटर को फेच एग्जीक्यूट साइकिल इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है? फेच का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा मेमोरी एड्रेस से रिट्रीव होता है और हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो उसको काउंट करता है और फिर जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है वो हमारा CIR में स्टोर होता है। और जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो हमारा PC जो है वो +1 हो जाता है और इस तरह से हमारा एक इंस्ट्रक्शन जो है वो हो गया है। ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने अभी पढ़ा। तो इसको हम बोलते हैं फेचिंग। जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो सब एक फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा PC है वो सबसे पहले जो हमारा CIR है वो उस इंस्ट्रक्शन को लेगा, स्टोर करेगा और फिर उसके बाद वो उसको फॉरवर्ड करेगा प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर को अब वो मिल गया है, लेकिन प्रोसेसर को मिलने के बाद जो कंट्रोल यूनिट है वो अपना PC को वो अपना CIR को करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को एम्प्टी करेगा। तो एम्प्टी करने के बाद वो अपना PC प्रोग्राम काउंटर को +1 करेगा ताकि पता चले कि इस पूरा प्रोसेस का अभी एक इंस्ट्रक्शन हो गया है। फिर इसके बाद वही होगा, हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लोड होगा हमारा CIR के अंदर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। फिर उसके बाद प्रोसेसर उसको लेगा और फिर उसके बाद हमारा PC जो है वो फिर से +1 हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा प्रोसेसर हासिल करता है इसको कि मतलब चलो ये सब तो हो ही रहा है कि एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं, प्रोग्राम काउंटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर जब फॉर एग्जांपल इस पूरे प्रोसेस में 5 इंस्ट्रक्शंस है तो 5 के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ये तो चलो हम समझ गए हैं। लेकिन जब प्रोसेसर वो डाटा लेता है, जब प्रोसेसर वो जो भी इंस्ट्रक्शन है CIR के अंदर जब वो लेता है, फिर उसके बाद क्या, फिर प्रोसेसर करता क्या है उस डाटा के साथ आखिर में? फिर उसके बाद ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं ये डिकोडेड फॉर्म में आते हैं। तो वो जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि डिकोडेड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका डाटा हेक्साडेसिमल के अंदर है तो ज़ाहिर सी बात है कि पहले वो ट्रांसलेट होगा बाइनरी में, तो उसको हम बोलते हैं डिकोडेड। तो हमारा जब डिकोडेड इंस्ट्रक्शन CPU को दिया जाएगा तो फिर वो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स को पास होगा। मतलब है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो इन इंस्ट्रक्शंस को लेके कंट्रोल सिग्नल्स को पास करेगा, या कंट्रोल बसेस को, हमने कंट्रोल बसेस के बारे में पढ़े थे। और फिर वो कंट्रोल बसेस जो है वो इस सारा सिग्नल्स को, इन सारे जो भी डाटा है वो इस सबको सेंड करेगा अप्रोप्रिएट चीज़ें को। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोसेस ऐसा है कि मुझे एक चीज़ को प्रिंट करना है, तो फिर किस तरह से होगा? एक फ़ाइल को प्रिंट करने के लिए जब मैं उस पूरा फाइल का डाटा लूँगा, जब प्रोसेसर को वो पूरा फाइल का डाटा हासिल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो कंट्रोल सिग्नल्स को यूज़ करके मतलब एक दफ़ा प्रोसेस करेगा कि हाँ भाई ये सारा डाटा क्या है, क्या वर्ड डॉक्यूमेंट है, क्या चीज़ प्रिंट करना है। फिर उसके बाद जब वो समझ गया तो फिर वो इंस्ट्रक्शंस खुद भी तो इंस्ट्रक्शंस बना के भेजेगा ना कि अच्छा भाई प्रिंटर अभी आपको ये इस तरह से इस चीज़ को प्रिंट करना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंट्रोल सिग्नल से ही भेज दिया जाएगा ना, कंट्रोल सिग्नल्स पहले भेज दिया जाएगा प्रिंटर को ताकि वो सिंक्रोनाइज हो जाए और फिर उसके बाद वो डाटा भेजना शुरू करेगा, प्रोसेसर डाटा भेजना शुरू करेगा प्रिंटर को। और फिर उसके बाद वही सारे इंटरप्ट्स और बफर्स यूज़ होगा क्योंकि प्रिंटर जो है वो प्रोसेसर का स्पीड से ज़्यादा स्लो है। तो वो तो चलो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन ये है हमारा फेच एग्जीक्यूट साइकिल। और इसी तरीके से हम राइट पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं। यही चीज़ है फ्लो चार्ट में कि सबसे पहले आपका PC जो है वो एड्रेस कंटेन करता है मेमोरी लोकेशन का। तो प्रोसेसर जो है वो इस एड्रेस को लेता है और हमारा MAR को एक MAR के अंदर वो स्टोर होता है। मतलब है कि ये एड्रेस हमारा
पीसी से लिया जाता है और फिर उसके बाद हमारा MAR के अंदर स्टोर होता है, हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है और ये हमारा एड्रेस बस के थ्रू होता है क्योंकि हम अभी एड्रेस को सेंड करते हैं। फिर उसके बाद जो आपका डाटा है वो सेंड होगा आपका MDR के अंदर, और वो किसके थ्रू सेंड होगा, वो आपका MDR के अंदर सेंड होगा और वो होगा डाटा बस के थ्रू। तो आपका डाटा बस जो है वो मेमोरी यूनिट से डाटा लेके आपका MDR के अंदर स्टोर करेगा। फिर जैसे ये स्टोर हो जाएगा फिर जाके आपके जितने भी चीज़ें मौजूद है, जो भी आपके कंटेंट्स है MDR के अंदर, वो सब आपका प्लेस होगा CIR के अंदर। और आपको याद होगा कि CIR जो हमारा है, CIR हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर मौजूद है। तो हमारा CIR उस डाटा को कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद वो उसको भेजेगा प्रोसेसर को, और जैसे ही प्रोसेसर को वो भेजेगा, मतलब है कि CIR जैसे ही खाली हो जाएगा, फिर जो उसका PC है वो PC +1 हो जाएगा। और +1 होने की वजह से उसको पता चलेगा कि हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है, जो भी हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं, उसका एक इंस्ट्रक्शन हो गया है। तो फिर उसके बाद जब वो इंस्ट्रक्शन पहुंचता है प्रोसेसर को, वो एक डिकोडेड फॉर्म में होता है, और फिर उसके बाद प्रोसेसर सिग्नल्स भेजता है कंट्रोल बसेस, एड्रेस बसेस, वो फिर कंट्रोल बसेस ही भेजता है और डाटा बसेस को भी भेजता है, जिससे हमारा जो असली प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। मतलब है कि प्रिंटिंग करने के लिए प्रोसेसर सबसे पहले तो एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा प्रिंटर को कि अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देने जा रहा हूँ, तो तैयार रहना। फिर उसके बाद वो असली डाटा भेजेगा, असली डाटा वो भेजेगा डाटा बस के थ्रू, और जब वो उसके पास पहुँचेगा तो फिर उसके बाद वो अपना प्रिंटिंग का काम शुरू करेगा, और फिर इंटरप्ट्स और बफर्स यूज़ होंगे अगर हमारा कंप्यूटर हमारा जो पेरिफेरल है, जैसे हमारा प्रिंटर जो है, अगर उसका स्पीड हमारा प्रोसेसर से स्लोअर है तो फिर हमारा बफर इस्तेमाल होगा, और फिर इंटरप्ट्स उसी वक्त ही इस्तेमाल होगा जब हमारा प्रिंटिंग का काम ख़त्म हो जाएगा और प्रोसेसर को पता चलेगा कि अब ख़त्म हो गया है। तो अब वो सोचेगा कि अच्छा अभी इस टास्क का, इस प्रिंटर टास्क का भी नेक्स्ट क्या करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 पेजेस को प्रिंट कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद वो फिर से इसका टॉप से शुरू हो जाएगा, फिर वो एक और पेज को लोड करेगा और इस तरह वो सब करेगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। अब मुझे पता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जितनी दफ़ा आप इस स्लाइड्स के थ्रू जाओगे, बार बार इस वीडियो को देखोगे, इंशाल्लाह ये सॉलिड हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। और IGCSE का जो बुक है वो तो मौजूद है ही है, तो आप उससे भी रिविज़न कर सकते हो, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो आज का टॉपिक अभी यहाँ ख़त्म होता है। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आज पढ़ा है, हमने पढ़ा है फेच एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में, हमने पढ़ा है मेमोरी यूनिट्स के बारे में और कंट्रोल यूनिट्स के बारे में, हमने पढ़ा है रजिस्टर्स और एड्रेसेस के बारे में, और हमने पढ़ा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और टाइप्स ऑफ बसेस के बारे में, और हमने पढ़ा है इंटरप्ट्स एंड बफर्स के बारे में, और फिर आखिर में मतलब सबसे पहले हमने इस लेसन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स है क्या, उनके प्रोसेसेस क्या है, और इस तरह की सारी चीज़ें हमने आज इस लेसन के अंदर कवर किया है। तो ज़रूर आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करो, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अगर कोई भी सवालात हो तो आप मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।